नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। 4 राज्यों और 20 जिलों की किस्मत सोने की तरह चमकाएगा जेवर एयरपोर्ट, बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की तरफ एक कदम बढ़ा चुके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने केवल जेवर के नाम को ही चरितार्थ नहीं किया है, बल्कि 4 राज्यों और 20 जिलों की किस्मत को भी दमकाने के लिए तैयार है। जेवर एयरपोर्ट का प्रभाव एक जिले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी और एनसीआर के विकास मॉडल पर आधारित है। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड तक अपना असर छोड़ रहा है। ईस्ट वेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने वाले JS अरोड़ा ने कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तुलना में जेवर उनके लिए नजदीकी एयरपोर्ट है। उन्होंने बताया कि हरियाणा की तरफ से आने वाले रास्तों पर काम दिख रहा है। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे और पलवल लिंक रोड पर काम तेज है। ये रास्ते बनते ही 2 घंटे की दूरी 20 मिनट में सिमट जाएगी। पलवल नोएडा एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लगभग 31 किलोमीटर भी हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा लाभ पहुंचाएगा। राजस्थान के भरतपुर और अलवर के व्यापारी पहले से ही यहाँ निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं। एयरपोर्ट के कैचमेंट एरिया में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने उत्तराखंड परिवहन निगम के साथ समझौता किया है, जिसके तहत एयरपोर्ट के संचालन के साथ देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों के लिए बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। भविष्य में प्रस्तावित हाई स्पीड रेल लिंक से भी जोड़ा जा रहा है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क के जरिए जेवर की पहुंच बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों तक भी लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी देगी। बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार। ग्रेटर नोएडा में रेडीमेड कारोबार। सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जेवर से 30 किलोमीटर दूर खुर्जा, 60 किलोमीटर दूर बुलंदशहर और करीब 65 किलोमीटर दूर अलीगढ़ है। आगरा, मथुरा, वृंदावन सहित पूरी बेल्ट के जिलों में जमीन के दाम, वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल गतिविधियां आसमान पर हैं। लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में ये इलाका उत्तर भारत का सप्लाई चेन हब बन सकता है। इससे होटल, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हरियाणा रोडवेज के साथ MOU साइन किया है। इसके तहत पलवल, फरीदाबाद समेत हरियाणा के कई शहरों से एयरपोर्ट तक सीधी बस सेवाएं शुरू होंगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पल्लवगढ़ लिंक भी हरियाणा से जेवर एयरपोर्ट तक एक्सप्रेस को और मजबूत बनाएगा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर घमासान। यूपी सरकार ने 30 अप्रैल से बुलाया विधानमंडल का विशेष सत्र। यूपी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को रविवार की रात कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। संसद में विपक्ष के विरोध के चलते नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक गिरने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष जहां अपने विरोध को जायज ठहराने के लिए विधेयक के प्राविधानों की खामियों को गिना रहा है, वहीं भाजपा विपक्ष को इस मुद्दे पर घेर कर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमीन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दिया है। इसी के तहत योगी सरकार ने इस मुद्दे पर 30 अप्रैल को विधानमंडल का सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। चूँकि सत्र बुलाने के लिए सदस्यों को न्यूनतम 7 दिन पहले सूचना दी जानी आवश्यक है, इसलिए सरकार ने सत्र बुलाने के प्रस्ताव को रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृति दी। अब सोमवार को ये प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। दरअसल नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पारित न हो पाने पर भाजपा आक्रामक रूप से विपक्ष पर हमलावर हो गई है। रविवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरते हुए कहा था कि संसद में संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान विरोधी दलों का चरित्र भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण जैसा था। ये महिला सम्मान एवं लोकतंत्र दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। अलीगढ़ में बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर रही थी दुल्हन। ऐन मौके पर पहुंचे पहले पति ने किया हंगामा। गांधी पार्क थाना क्षेत्र के एक होटल में रविवार रात को शादी समारोह के दौरान एक युवक ने पहुंचकर दुल्हन को अपनी पत्नी बताते हुए हंगामा कर दिया। उसने आरोप लगाया कि तलाक लिए बिना ही उसकी पत्नी दूसरी शादी कर रही है। सासनी गेट क्षेत्र निवासी युवक के अनुसार उसकी शादी नवंबर 2021 में उक्त महिला से हुई थी।
कुछ समय बाद विवाद बढ़ने पर महिला ने घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया और तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। दोनों मामले अभी न्यायालय में लंबित हैं। आरोप है कि इसी बीच महिला ने एटा निवासी युवक से दूसरी शादी तय कर ली। रविवार को गांधी पार्क क्षेत्र के एक होटल में विवाह समारोह चल रहा था। सूचना पर युवक मौके पर पहुंचा और विरोध किया। इस पर वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। क्या 25 अप्रैल तक आएगा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट? यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2026 तक करवाया गया था, जिसमें 52 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। अब इन सभी स्टूडेंट्स के साथ ही उनके माता पिता को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है, ताकि वे अगली कक्षाओं में बच्चों की एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नतीजों का इंतजार इस वीक में खत्म हो सकता है। रिजल्ट डेट एवं टाइम को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश UPMSP द्वारा नोटिस कभी भी जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के जिलाधिकारी समेत 40 IAS अधिकारियों का तबादला। उत्तर प्रदेश में रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने 15 जिलों के 40 IAS अफसरों का तबादला किया है। सरकार ने विशेष सचिव ऊर्जा इंद्रजीत सिंह को सुल्तानपुर के DM कुमार हर्ष को बुलंदशहर का जिलाधिकारी बनाया है। जिन 15 जिलों के जिलाधिकारी यानी DM बदल गए हैं, जिसमें सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बुलंदशहर, शामली, सहारनपुर, अमरोहा, हमीरपुर, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, औरैया और आगरा शामिल हैं। निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका को रायबरेली का DM, अमरोहा की DM निधि गुप्ता वत्स को फतेहपुर का DM, हमीरपुर के DM घनश्याम मीणा को उन्नाव का DM, मैनपुरी के DM अजनी कुमार सिंह को लखीमपुर खीरी का DM, औरैया के DM डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को मैनपुरी का DM, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ब्रजेश कुमार को औरैया का DM बनाया गया है। सहारनपुर के DM मनीष बंसल को आगरा का DM और आगरा के DM अरविंद मलप्पा बांगरी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा नीतीश कुमार को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रतीक सागरत IAS आशुतोष निरंजन को परिवहन आयुक्त बनाया गया है। कोलकाता के लिए धुआंधार बैटिंग करने के बाद रिंकू सिंह बाबा दरबार में लगाएंगे हाजिरी। होने वाली ससुराल में भी होगा स्वागत। एक दिन पूर्व कोलकाता में T20 मैचों का रुख चंद मिनटों में कैसे बदल जाता है, इसका एक और उदाहरण रविवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता राजस्थान के मैच में देखने को मिला। इस मैच में कोलकाता को 156 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए उतरा था, लेकिन एक समय पर उसकी स्थिति बेहद खराब हो गई थी। कोलकाता के 6 विकेट मात्र 85 रनों पर गिर गए थे। इस कठिन परिस्थिति में रिंकू सिंह ने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई। लंबे समय बाद रिंकू उसी फॉर्म में नजर आए जिसमें क्रिकेट प्रेमी उन्हें हमेशा देखना पसंद करते हैं। मैच के अंतिम ओवर में कोलकाता को जीत के लिए 9 रन की आवश्यकता थी। रिंकू ने ब्रजेश शर्मा की पहली 2 गेंदों पर चौका लगाकर स्कोर को बराबरी पर ला दिया। उनकी बल्लेबाजी से स्पष्ट था कि वे मैच को अपने अंदाज में समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने तीसरी गेंद पर 1 रन लेने का प्रयास नहीं किया, जबकि अनुकूल क्रीज से बाहर आ गए थे। रिंकू ने चौथी गेंद पर विकेटों के पीछे छक्का जड़कर मैच को समाप्त किया और इस तरह उन्होंने इस सत्र में अपना पहला अर्धशतक भी पूरा किया। 34 गेंदों में उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के भी शामिल रहे। फॉर्म में लौटने के बाद रिंकू सिंह अब सोमवार को काशी पहुंच रहे हैं, जहां वे बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए बाबा दरबार में हाजिरी भी लगाएंगे। इसके बाद वे अपनी होने वाली पत्नी और मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज के घर जाएंगे, जहां उनका पारंपरिक स्वागत होगा। इस स्वागत के बाद वे भोजन करेंगे और फिर होटल लौटकर विश्राम करेंगे। इसके बाद अगले मैच के लिए वे वापस लौट जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द UP News 92 में।